Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 20th of December 2021. तो गाइज आज है तारीख 20 दिसंबर 2021 और है मंडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है बेलारूस को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड। काफ़ी चर्चा में और आप लोगों को मालूम होगा, अभी मैं जितने भी प्लेसेस डिस्कस कर रहा हूँ पिछले 2-3 दिनों से, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनके बारे में आप लोग जितनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो उस इन्फॉर्मेशन को अपने पास रख लेना। जैसे हमने अभी रिसेंटली आइसलैंड के बारे में डिस्कशन किया, बाल्टिक सी के बारे में डिस्कशन किया, अब बेलारूस के बारे में भी जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए उतनी अपने पास स्टोर करके रख लेना, क्योंकि बेलारूस भी काफ़ी चर्चा में देखने को मिला है और पॉसिबिलिटी यहाँ पर जितने भी कंट्रीज़ का नाम ले रहा हूँ उनमें से यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में 2022 के अंदर। ओके, साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 1998 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ 8 फोल्ड पाथ है ये कौन से थीम को बनाता है। मतलब आपको मालूम होगा गौतम बुद्धा जी के 8 फोल्ड पाथ हैं, तो ये यहाँ पर इसका जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो क्या कहलाता है ये पूछा गया। ऑप्शन ए बोलता है दीपवमसा, ऑप्शन बी दिव्यदाना, ऑप्शन सी महापरिनिबन, ऑप्शन डी धम्मचक्र परिवर्तना। तो आपको सही आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आपको मालूम होगा कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब चर्चा में था, ठीक है, तभी मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था और 8 फोल्ड पाथ के बारे में सब कुछ बताया था। तो आप लोग इसके बारे में जो इसका करेक्ट आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देना, सभी लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करना, सभी लोग आंसर देने की कोशिश किया गया हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह आज का सबसे पहला आर्टिकल और एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चर्चा करी गई है इंडिया और श्रीलंका को लेकर, और इंडिया श्रीलंका के खासकर डिस्प्यूट वाले पॉइंट्स को कवर किया गया है। तो श्रीलंका ने अभी क्या किया, 55 इंडियन फिशरमैन को अरेस्ट किया, और जब श्रीलंकन गवर्नमेंट एजेंसी से पूछा गया तो उन एजेंसी का कहना यह है कि जो उनकी नेवी है वो रेगुलरली पेट्रोलिंग करती है, जो एक तरीके से इनका टेरिटोरियल वाटर है वहाँ पर रेगुलरली दस्तक मारी जाती है, और उसी दौरान लगभग बहुत सारे फिशरमैन्स को 12 फिशरमैन्स को अरेस्ट किया गया। उनके पास 2 ट्रॉलर्स थे। ट्रॉलर्स क्या होते हैं आगे आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो इन नेवी का कहना यह है कि हमने लगभग 8 बोट को सीज कर लिया, उसको जब्त कर लिया है, क्योंकि इलीगल फिशिंग हो रही थी इनके खुद के कंट्री के टेरिटोरियल वाटर के अंदर, और जो फिशिंग हो रही थी वो जो फिशरमैन थे वो इंडियन फिशरमैन थे, दैट इज़ वाई इन्होंने अरेस्ट किया है। ये यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर प्रॉपरली सारी चीज़ें बताई गई जो मैंने आपको बताया। लेकिन क्या ये आर्टिकल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसमें से कोई चीज़ निकल कर नहीं आएगी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आखिरकार इंडिया श्रीलंका के बीच में ये फिशरमैन डिस्प्यूट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार हर साल चर्चा में रहता ही रहता है। तो आर्टिकल कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, हमारे जीएस पेपर 2 के अंदर एक टॉपिक दे रखा है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड का, वहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो आखिरकार श्रीलंकन नेवी और इंडियन फिशरमैन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्या है, सबसे पहला पॉइंट आता है डिप्लीटिंग रिसोर्स इन इंडियन रीजन। खासकर आप जब मैप देखते हो तो इंडिया का जो पोर्शन है नीचे से आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यहाँ पर तमिलनाडु वाला रीजन देखने को मिल जाएगा, नीचे आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा, और जो इनके बीच का जो एरिया है यहाँ पर पाक बे आता है, ठीक है, यहाँ पे पाक बे वाला एरिया, ये पाक स्ट्रेट वाला एरिया भी आपको देखने को मिलेगा। होता क्या है, जो इंडियन रीजन है, इंडिया के आसपास का जो इंडिया की टेरिटोरियल वाटर है, इसके अंदर रिसोर्सेज काफ़ी हद तक खत्म हो चुके हैं। वहाँ पर आपको ज़्यादा फिशेस नहीं देखने को मिलेंगी, ज़्यादा मछलियाँ नहीं देखने को मिलेंगी। तो इस मैप में भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि ये ऊपर का इंडिया का मैप हो गया, नीचे श्रीलंका हो गया, इधर तमिलनाडु हो गया। अभी जो फिशरमैन ज़्यादातर तमिलनाडु से इधर आते हैं फिशिंग करने के लिए। अब क्या हुआ, इस रीजन के अंदर सारे जो रिसोर्सेज है काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं, इधर फिशेस ज़्यादा नहीं है। फिशेस पकड़ने के लिए आगे जाना पड़ता है, थोड़ा सा बीचों बीच वाले एरिया में जाना पड़ता है मछली पकड़ने के लिए। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर श्रीलंका की जो नेवी है वो बेसिकली यहाँ पर पेट्रोलिंग करती रहती है, और इन्होंने यहाँ पर इसी दौरान पेट्रोलिंग करते करते इन फिशरमैन को अरेस्ट किया, क्योंकि जो फिशरमैन है वो कहीं ना कहीं श्रीलंका की टेरिटोरियल वाटर के अंदर घुस चुके थे। ठीक है, ऐसा डिस्प्यूट देखने को हमेशा ही मिलता रहता है। अब क्या हुआ, उनको अरेस्ट किया गया, जो भी उनके पास ट्रॉलर्स है या फिर जो उनकी बोट थी उनको भी सीज कर लिया गया है। तो अपने आप में ये डिस्प्यूट रहता है।
तो पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पाक बे कहाँ पर है, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में आपको ये पाक बे देखने को मिलेगा, इधर गल्फ ऑफ मन्नार देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया कि पहला रीज़न क्या है कि जिसकी वजह से इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये फिशरमैन डिस्प्यूट देखने को मिलता है। दूसरा रीज़न क्या है? दूसरा रीज़न है प्रोलिफरेशन ऑफ ट्रॉलर्स इन इंडियन कोस्ट, मतलब कि जो ट्रॉलर्स होते हैं उसको बहुत ज़्यादा फैला दिया है इंडियन कोस्ट के अंदर, बहुत ज़्यादा आज के टाइम पर ट्रॉलर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्वेश्चन ये है ट्रॉलर्स क्या होते हैं? तो ट्रॉलर्स भी एक प्रकार के शिप ही देखने को मिलता है। ठीक है, हम ऐसे लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर एक बोट है, ठीक है, आपको नीचे ये ओशन देखने को मिलेगा, इसमें यहाँ पर मछुआरे बैठे हैं। अब ट्रॉलर्स में होता क्या है, एक मतलब खतरनाक सी बात होती है, इसमें ये लोग करते क्या है, एक जाल बांधते हैं और ये पानी वजह से कि और इस जाल को नीचे छोड़ दिया जाएगा, पूरे जाल को नीचे छोड़ दिया जाएगा, जाल अपने आप में पूरा खुल जाएगा। ठीक है, पूरा ओपन जाल रहेगा। अब ये इस बोट को आगे दौड़ाएंगे, जब ये बोट आगे भागेगी तो ये जाल भी आगे आगे आएगा इसके पीछे पीछे। तो इसके अंदर यहाँ पर कोशिश की जाती है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, ज़्यादा से ज़्यादा मछलियों को पकड़ा जा सके। तो यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, इस जाल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को पकड़ कर फिर बाद में उसको निकाल लेते हैं, है ना, ऐसा होता है। तो जो ट्रॉलर्स है इसका यही काम है। लेकिन क्या है, अपने आप में कंसर्न है ट्रॉलर्स का यूज़ करना, मतलब कि आप एक बहुत बड़ा नेट यूज़ कर रहे हो, आपका मेन मकसद था आपका मछली पकड़ना। ठीक है, लेकिन क्या किया गया, जब आपने बाद में देखा तो उसमें मछली के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फंस चुकी हैं, जिससे कि क्या हो रहा है, जो मैरीन इकोसिस्टम है वो बर्बाद हो रहा है। क्योंकि क्या है ना, पानी के अंदर आप देख पाओगे बहुत सारे प्लांट्स भी, एक्वेटिक प्लांट्स भी हैं, बहुत सारे और भी एनिमल्स भी हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो सब उसके थ्रू बर्बाद हो जाएंगे, तो मैरीन इकोसिस्टम बर्बाद हो जाता है। तो इस प्रकार के यहाँ पर चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। और होता क्या है, इन्हीं ट्रॉलर्स का इस्तेमाल करते हैं श्रीलंकन वाले टेरिटोरियल रीजन पे, और श्रीलंका इस चीज़ को पसंद नहीं करता है कि हाँ हमारे यहाँ पर ट्रॉलर्स का इस्तेमाल हो, क्योंकि ट्रॉलर्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, मैरीटाइम इकोसिस्टम यहाँ पर बर्बाद हो जाता है, प्लस यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ भी पकड़ी जाती हैं। तो इस बेसिस पर श्रीलंका बोलता है हमारे एरिया से जो फिशेस हैं वो यहाँ पर खत्म हो जाएंगी। और एक इशू ये भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ट्रॉलर्स का इशू देखने को मिलता है। ट्रॉलर्स क्या है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जहाँ पर हम लोग एक बड़े से नेट को ड्रैग करते हैं, घसीटते हैं, उसको हम लोग ट्रॉलर्स बोलते हैं। उसके बाद तीसरा इशू क्या है, थ्रेट ऑफ लाइवलीहुड। अब यहाँ पर क्या मतलब है, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि लगातार जो फिशरमैन इशू है ये बढ़ चुका है। आपको एक डेटा देखने को मिलेगा, जो श्रीलंका नेवी है इन्होंने 2017 में लगभग 450 इंडियन फिशरमैन को अरेस्ट किया था, फिर 2018 के अंदर 156 फिशरमैन को अरेस्ट किया था। तो यहाँ पर आप देख पाओगे अलग अलग साल के अंदर देख पाओगे बहुत सारे फिशरमैन को अरेस्ट किया गया है। तो इसकी वजह से ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न निकल कर आ जाता है, क्योंकि फिर क्या है, जब इन लोग को अरेस्ट किया गया तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ के ऊपर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। देन उसके बाद नेक्स्ट एक और पॉइंट है जहां पर आप लोग ये भी लिख सकते हो कि हाँ, एक क्या है कि आज के टाइम पर श्रीलंकन नेवी ने जो अपनी मॉनिटरिंग है, जो एक तरीके से देखा वाली है, वो काफ़ी बढ़ा दी है। ठीक है, अब जब देखा वाली बढ़ा दी है इस पूरे सी वाले एरिया में, मैरीटाइम रीजन के अंदर, तो इसकी वजह से भी क्या है, अब यहाँ पर इसकी वजह से भी हम लोग देख पाते हैं कि लगातार ये डिस्प्यूट रहते हैं। ठीक है, क्या हुआ था यहाँ पर, जब भी आप लोग यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दोगे, थोड़ा और ज़्यादा ध्यान दोगे, तो उसकी वजह से भी क्या देखने को मिलता है, लगातार बहुत सारे इंडियन फिशरमैन को अरेस्ट किया गया है इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर, खासकर श्रीलंका के थ्रू। उसके बाद एक और इशू आता है, वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कच्चाथीवू आइलैंड। तो कच्चाथीवू आइलैंड आपको ये देखने को मिलेगा, ये जो आइलैंड बेसिकली पहले इंडिया का पार्ट हुआ करता था, ऐसा बोला जाता है। फिर उसके बाद क्या हुआ था, इंदिरा गांधी जी ने यहाँ पर ये जो एक तरीके से पार्ट है, ये जो आइलैंड है, ये श्रीलंका को दे दिया था, ऐसा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस वजह से लोग आज के टाइम पर इसकी डिमांड भी करते हैं। तमिलनाडु के जो फार्मर्स हैं वो फिशरमैन्स वो डिमांड भी करते हैं, हम लोग को वापस से ये आइलैंड चाहिए। तो इसको लेकर भी एक छोटा सा डिस्प्यूट देखने को मिलता है। अदरवाइज क्या डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। जो आइलैंड है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, उसका रीजन कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको छोटा सा डॉट दिख रहा है ना, यही है कच्चाथीवू आइलैंड। तो इसके बारे में आप लोग एक ध्यान रख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। पहला आर्टिकल पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि हम लोग उसको हिट नहीं कर पाते। अब हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, प्रीलिम्स में कोई भी क्वेश्चन बने, ठीक है, पाक बे को लेकर, पाक स्ट्रेट को लेकर, गल्फ ऑफ मन्नार को लेकर, या फिर कच्चाथीवू आइलैंड को लेकर, तो अब आपको वो क्लियर है। प्लस मेंस के पर्सपेक्टिव से इंडिया श्रीलंका के फिशरमैन डिस्प्यूट क्या है, आपके पास वो भी सारे पॉइंट्स रेडी हो चुके हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल बात करता है अफगानिस्तान को लेकर। तो अभी यहाँ पर 6 नेशंस ने, मतलब 6 कंट्रीज़ ने मिलकर डिस्कशन किया और एक इमीडिएट कॉल उठा ली है कि अफगानिस्तान को मदद प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर हालत आज के टाइम पर काफ़ी
क्रिटिकल देखने को मिलेगी। तो इंडिया और सेंट्रल एशियन नेशंस ने मिलकर ये काम किया है और एक तरीके से ये मीटिंग हुई है। उस मीटिंग के अंदर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, उन्होंने इस पूरी मीटिंग को होस्ट किया। इसमें सेंट्रल एशियाई देश भी थे जैसे कि किर्गिस्तान, उसके बाद तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, प्लस इंडिया ने इनके साथ डिस्कशन किया। और यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि हम लोग किस प्रकार से अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करवा सकते हैं, अफगानिस्तान की किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा जब से तालिबान का कंट्रोल आ चुका है क्राइसिस काफ़ी बढ़ चुके हैं, हंगर काफ़ी बढ़ चुका है, वहाँ पर लोगों के पास खाने को नहीं है, प्लस और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और रिसेंटली इंडिया ने काफ़ी हेल्प प्रोवाइड करवाई है। आपको मालूम होगा हम लोगों ने एक मेडिकल एड भी प्रोवाइड करवाया था, मतलब कि मेडिकल इक्विपमेंट्स वहाँ पर पहुँचाए हैं, काफ़ी दवाइयाँ भी पहुँचाई है। तो अपने आप में ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलेगी। प्लस उसके बाद हमारा मेन मकसद ये भी रहा है कि जो अफगानिस्तान के अंदर और भी वास्ट प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी जैसे कि टेररिज्म वगैरह, ठीक है, ड्रग ट्रैफिकिंग, इनको कैसे रोका जा सकता है, इसके ऊपर भी डिस्कशन हुआ इस पूरे मीटिंग में। देन उसके बाद हमने यहाँ पर ये चर्चा करी है कि अफगानिस्तान को कैसे हेल्प देंगे, जैसा मैंने आपको बताया उसी के बारे में, ठीक है। और इंडिया ने एक तरीके से अभी मैंने जैसे बताया मेडिकल एड है उसको प्रोवाइड करवा दिया है, मेडिकल इक्विपमेंट्स या फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा दी हैं अफगानिस्तान को पिछले महीने ही। और उसके बाद यहाँ पर अभी एक चीज़ और है कि हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जो रूट होता है ना, किस रास्ते से लेकर जाया जाए, उसमें लेकर थोड़ा सा डिस्प्यूट देखने को मिलता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका है। आर्टिकल में ज़्यादा कुछ भी नहीं था, बस जितनी इन्फॉर्मेशन थी उतनी आपको सारी टू द पॉइंट मिल चुकी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ यहाँ पर आता है एक और छोटा सा आर्टिकल, और काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, जैसे कि मेंटल डिसेबिलिटी को लेकर काफ़ी सारा डिस्कशन किया गया है। डिसेबिलिटी क्या है, प्रॉब्लम्स क्या देखने को मिलती है कंट्री के अंदर, अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट ये मुद्दा बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो हम लोग प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं, प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द पर्सन विद मेंटल डिसेबिलिटी, एक ऐसा पर्सन है जो कि मेंटली थोड़ा सा डिसेबल है, ठीक है। अब उनके अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग्स की जा रही है तो वो कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन है, एक भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बंदा यहाँ पर मेंटल हेल्थ से काफ़ी परेशान है। उसके बाद यहाँ पर कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो उस बेसिस पर आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं ये एक डिस्क्रिमिनेशन, एक भेदभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी डिसेबल पर्सन है उनको प्रोटेक्शन भी मिलता है अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट। तो यहाँ पर आपको इसके बारे में एक ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये हो गया। देन उसके बाद क्या हुआ कि आप लोगों को और भी इन्फॉर्मेशन पढ़नी होगी, क्योंकि इतने से यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। डिसेबिलिटी को लेकर जितना डेटा आपको देने वाला हूँ इतना इन्फॉर्मेशन आपके पास इनफ रहने वाला है, इसको भी आप लोग अपने पास नोट डाउन करके रख सकते हो, ठीक है। अलग से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे क्योंकि आर्टिकल के अंदर देखो कुछ नहीं है, आर्टिकल के बाहर से भी आप लोगों को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। आर्टिकल के बाहर से पढ़ोगे आपका कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा मुझे पता है। तो इस वजह से मैं पूरा कोशिश करता हूँ, और आज का वीडियो काफ़ी लेट भी हो चुका है मुझे पता है, ठीक है। फिलहाल तो 8 बजे तक अपलोड हो जाएगा, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है तो 8 बजे तक इसको मैं 7:50 या 8 बजे तक रिकॉर्ड करके इसको अपलोड कर सकता हूँ, अपलोड कर दूंगा। आज इश्यूज़ भी काफ़ी हो चुके थे, कल आपको मालूम है क्या हुआ, दिन उसके बाद फिर अभी मैं सो ही नहीं पाया था, फिर आज थोड़ा सा लेट भी उठा हूँ मैं, ऐसे ये रीज़न ये हो गया आज मैं थोड़ा सा लेट भी उठाऊँ, 5 बजे के आसपास उठा। फिर उसके बाद यहाँ पर पढ़ना पड़ा सारी चीज़ें, तो टाइम थोड़ा सा लग गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं डिसेबिलिटी को लेकर, तो आर्टिकल हमारा सोशल एम्पावरमेंट, वेलफेयर स्कीम्स, इंडियन सोसाइटी, इन सब चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये सारे पार्ट्स हमारे सिलेबस के अंदर देखने को मिलेंगे। तो डिसेबिलिटी क्या है, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन लग जाए यहाँ पर, या फिर एक लैक ऑफ एबिलिटी, पर्सन की जो एक तरीके से परफॉर्मेंस है उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमी आ जाए, लैक ऑफ एबिलिटी हो जाए, ठीक है। तो उसको हम लोग आप कह सकते हो एक डिसेबिलिटी के तौर पर देखते हैं, उसको डिसेबिलिटी का टर्म दिया जाता है। अब बात करें डिसेबिलिटी के बारे में, तो एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, खासकर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं उनके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। और डिसेबिलिटी को लेकर एक और बात ध्यान रखनी है, दिसंबर का महीना चल रहा है और अभी 3 दिसंबर को क्या किया गया था, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है। तो हर साल 3 दिसंबर को हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं। फिर उसके बाद एक और डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका आप लोग कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो अगर इस प्रकार के कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इंडियन जो पॉपुलेशन है, इंडियन पॉपुलेशन के अंदर मतलब आप कह सकते हो जो टोटल पॉपुलेशन है उसके अंदर 2.2% आज के टाइम पे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो फिजिकली डिसेबल हो चाहे वो मेंटली डिसेबल हो। और ये डेटा दिया है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने, तो इसके बारे में आप ध्यान रख सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं। आज के टाइम पर जो डिसेबल पर्सन है उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो क्या प्रॉब्लम्स हैं, सबसे पहली बात एक डिस्क्रिमिनेशन, इनके प्रति काफ़ी भेदभाव होता है, चाहे वो एजुकेशन की बात करें, चाहे एम्प्लॉयमेंट की, चाहे हेल्थ केयर की। तो अलग अलग यहाँ पर आप कह सकते हो उनके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो रेगुलरली कम हो जाती हैं और भेदभाव काफ़ी बढ़ जाता है। देन उसके बाद जेंडर बेस्ड वायलेंस भी काफ़ी होता है। जो वेमेंस एंड गर्ल्स हैं, खासकर अगर ये कोई डिसेबल हैं तो इनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, चाहे वो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो चाहे वो जेंडर बेस्ड वायलेंस हो, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं।
उसके बाद हेल्थ को लेकर चर्चा की गई। अब क्या है कि यहाँ पर जो एक तरीके से डिसेबल पर्सन है, ये आज के टाइम पर काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं, खासकर हेल्थ के मामले में, क्योंकि आप कह सकते हो जो ज़्यादातर डिसएबिलिटीज़ हैं इंडिया के अंदर वो प्रिवेंटेबल हैं, उनको सही किया जा सकता है। लेकिन हमारे पास इतना अवेयरनेस नहीं है, लोगों के पास यहाँ पर इतनी जागरूकता नहीं देखने को मिलती है, प्लस लैक ऑफ केयर फैसिलिटीज़ हैं, इतनी फैसिलिटीज़ हमारे पास है नहीं, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब क्या होगा, इसी की वजह से हम लोग यहाँ पर इन डिसेबल पर्सन को ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डिसेबिलिटीज़ प्रिवेंटेबल हैं, ज़्यादातर डिसेबिलिटीज़ प्रिवेंटेबल हैं, तो अपने आप में आप कह सकते हो ये कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज़ को भी दिखाता है। तो हमारे कंट्री के अंदर हेल्थ को लेकर भी इनके ऊपर काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर डिसेबिलिटी आपको मेल न्यूट्रिशन की कंडीशन में देखने को मिलेगी। ऐसे व्यक्ति जो कि कुपोषण के शिकार बन जाते हैं, जिनको एक न्यूट्रिशियस, एक पोषण भरपूर खाना नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी की कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। उसके बाद एजुकेशन को लेकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनको फेस करने को मिलती है, क्योंकि इनके लिए कोई भी स्पेशल स्कूल नहीं देखने को मिलता, ठीक है, कोई स्पेशल स्कूल के साथ कोई ट्रेन टीचर्स या फिर कोई एजुकेशनल मटेरियल कुछ भी ऐसा देखने को मिलता नहीं अलग से, तो ये प्रॉब्लम आती है। फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर के अंदर भी काफ़ी बड़ा इनको डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव फेस करना पड़ता है, और खासकर जो डिसेबल पर्सन, इनकी पॉपुलेशन एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के अंदर काफ़ी कम होती है। प्लस उसके बाद इनके रिगार्डिंग हमारे पास जो डेटा है वो थोड़ा सा इनएडिक्वेट डेटा हमारे पास प्रॉपरली रहता नहीं है। अब जो बताने वाला वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसेबल पर्सन को लेकर या फिर डिसएबिलिटी को लेकर हमारे संविधान में क्या क्या प्रोविजंस हैं, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोविजंस की बात करते हैं तो आर्टिकल 41 जो है डीपीएसपी का, वो ये बताता है, स्टेट शैल मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यहाँ पर जो एक तरीके से पर्सन है, खासकर जो भी डिसेबल पर्सन है, उसको रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है कि उसके पास राइट टू वर्क है, राइट टू एजुकेशन है, हर प्रकार का राइट है, और वो हमें डीपीएसपी याद दिलाता है। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना होगा। उसके बाद और क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, तो आज के टाइम पर भारत सरकार बहुत सारे इनिशिएटिव चला रही है, जिनको आप लोग एक बार रीड आउट कर सकते हो। ये मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है, बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिली गई है। ठीक है, कहीं भी कुछ भी आता है डिसेबिलिटी को लेकर, तो इतनी चीज़ें आपके पास काफ़ी है कि हाँ इशूज़ का देखने को मिलता है, क्योंकि डिसेबिलिटी को लेकर इशूज़ ही पूछे जाएंगे कि एक्जैक्टली यहाँ पर क्या इशूज़ फेस करने को मिलता है। इशूज़ हमने डिस्कस किया। अब उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है और कुछ नहीं करना है। वीडियो को फटाफट लाइक कर देना, एक लाइक करने से काफ़ी सपोर्ट भी मिलेगा। हमने टारगेट रख रखा है आज का 5K प्लस लाइक्स का। तो देखो कल वाली वीडियो पे तो मतलब बिल्कुल तबाही मचा दी थी। कल वाली वीडियो पर मतलब 1K प्लस कमेंट्स आए थे अभी तक। मतलब वो कल वाला वीडियो मतलब इस पूरे चैनल का सबसे ज़्यादा मोस्ट लाइक्ड वीडियो है, प्लस मोस्ट कमेंटेड वीडियो है। तो आप लोग ज़्यादा से कमेंट करने की कोशिश किया करो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पर लाइक करने की कोशिश किया करो। तो इससे क्या होता है, इससे वीडियो आगे थोड़ा सा प्रमोट होता है, आगे वीडियो थोड़ा सा यूट्यूब रिकमेंड करता है। प्लस और भी बहुत सारे जो इशूज़ देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो वो सभी कम होते हैं। प्लस यहाँ पर एक सपोर्ट भी मिलता है, वो सबसे बड़ा बात है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि एक मोटिवेशन मिलता है कि यार हाँ इतना ज़्यादा सपोर्ट है। कल तो मतलब बिल्कुल एकदम से अल्टीमेट लेवल पर चले गए थे सभी लोग, और बहुत ज़्यादा यार सपोर्ट मिला, उसके लिए सच्ची बहुत बहुत थैंक यू। मुझे कभी इतने एक्सपेक्टेशन नहीं था कि हाँ मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट कभी मिलने वाला है, और इतना सपोर्ट मिला कि मतलब बस मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी ये सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। नव आते हैं अगले आर्टिकल पर। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर क्या है, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने बोला है कि एक बेटर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अंदर। तो यहाँ पर होम मिनिस्ट्री क्या बोलती हैं कि जो एनडीआरएफ है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, और दूसरा एसडीआरएफ है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड। अब क्या है ना, इंडिविजुअल स्टेट्स के अंदर इनको लेकर एक कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, क्योंकि आपस में मिलकर अगर काम करते हैं ना, ये आपस में कोऑर्डिनेट करके ये काम करते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे हम लोग आगे चलने वाले टाइम पर जो डिज़ास्टर्स आते हैं, जो बड़ी बड़ी नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हैं जैसे भूकंप, फ्लड, उनको लेकर और ज़्यादा हम अच्छे से लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करवा सकते हैं, उनको एक तरीके से आराम दे सकते हैं, ठीक है, उनको सुकून मिल सकता है इन चीज़ों के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर यही मकसद है कि हम लोग क्या करें, जो एनडीआरएफ है और एसडीआरएफ है, इनको एक तरीके से आपस में कोऑर्डिनेट करके चलाया जाए, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली यहाँ पर इनके थ्रू बताया गया। क्यों बताया गया, क्योंकि अभी यहाँ पर एक कह सकते हो कि इन्होंने जो कैंप है 5th एनडीआरएफ बटालियन का, इसको ओपन किया है तेलगांव पुणे के अंदर। इसी वजह से ये आर्टिकल चर्चा में है। तो ज़्यादा कुछ खास चीज़ें नहीं है फिलहाल। मैं आपको डायरेक्टली एनडीआरएफ एसडीआरएफ के अंदर बता देता हूँ कि एग्जैक्टली कहाँ पर ये हमारे कौन से एक्ट में मैंशनड है, या फिर कहाँ ये सारी चीज़ें मैंशनड है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे ये बने हैं।
आर्टिकल हमारा पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, प्लस जीएस पेपर 3 के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक है, वहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम बात करें सबसे पहले एनडीआरएफ की, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड की, जैसे कि आप लोग नाम से समझ पा रहे होंगे डिजास्टर रिस्पांस फंड कि अगर कोई डिजास्टर आता है, कोई बाढ़, भूकंप या फिर कोई ऐसी नेचुरल कैलेमिटी आती है तो उसके रिस्पॉन्स में कुछ पैसा अनाउंस करना, लोगों को कुछ यहाँ पर फंड प्रोवाइड करवाना, वो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड है। नेशनल कब है? जब हमारी एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है, स्टेट लग जाएगा जब हमारी राज्य सरकार प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एनडीआरएफ को पहले एनसीसीएफ बोला जाता था, मतलब कि नेशनल कैलेमिटी कॉन्टेंजेंसी फंड बोला जाता था, बाद में इसका नाम बदलकर एनडीआरएफ किया गया। ठीक है, और इसको बनाया कौन से एक्ट के थ्रू है? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इन 2005, तो इसके अंडर में ही बनाया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड है ये खासकर कहां पर मेंशन है, इसके बारे में सब कुछ डिफाइन किया गया है डीएम एक्ट, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 46 के अंदर। ठीक है, सेक्शन 46 के अंदर एनडीआरएफ के बारे में सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। और एनडीआरएफ है, इसको पब्लिक अकाउंट पर प्लेस किया गया है। नाउ क्वेश्चन यह है पब्लिक अकाउंट क्या होता है? देखो पब्लिक अकाउंट आर्टिकल 266 क्लॉज 2 हमारा जो संविधान है उसके अंदर मेंशन है पब्लिक अकाउंट के बारे में। बेसिकली यहाँ पर ये अकाउंट है जहाँ पर सारी ट्रांजैक्शंस आते जाते हैं। ठीक है, तो उसी को लेकर यहाँ पर बोला गया है खासकर। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये जो पब्लिक अकाउंट के जो भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो खर्चे होते हैं, उसको लेकर पार्लियामेंट का अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। पब्लिक अकाउंट पर कभी और चर्चा करेंगे, अभी सिर्फ इतना सा समझने के लिए काफ़ी हद तक ज़रूरी था और इतना काफ़ी है कि अभी हम लोग यहाँ पर ये समझ पाएँ कि बिल्कुल एनडीआरएफ जो है इसको प्लेस किया गया है पब्लिक अकाउंट के अंदर में। यहाँ पर पैसा खर्चा जाएगा, अगर कोई डिजास्टर आता है तो उसके बदले में यहाँ से पैसा निकाल कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या है, रोल की बात करें तो इसका मेन काम क्या, मैंने आपको बता दिया, कोई अगर डिजास्टर आता है तो उसको लेकर काम करना, प्लस ये जो पूरा का पूरा एनडीआरएफ है ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार इसको मैनेज करती है, ये इसका काम हुआ। प्लस यहाँ पर एनडीआरएफ का एक और ये बहुत बड़ा रोल है कि ये एसडीआरएफ मतलब स्टेट वाले डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड की भी मदद करता है। कभी कभी जो नेचर होता है वो कभी बहुत ज़्यादा मतलब अगर कोई डिजास्टर आया तो बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में एक तबाही मचा देता है, तो उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, एनडीआरएफ भी साथ में मिलकर काम करता है, तो उसके बारे में ध्यान रखना है। देन उसके बाद अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो हमारा एनडीआरएफ है, एनडीआरएफ को मॉनिटर कौन करता है, इसको देखता कौन है? तो जो सबसे बड़े इश्यूज होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप कह सकते हो ड्राफ्ट हो गया, जैसे कि कोई सूखा पड़ गया, इससे जो कैलेमिटीज़ आते हैं, कहीं पर सूखा पड़ गया, ठीक है, कहीं पर ओले पड़ गए, या फिर जो कीटाणु को अटैक हो गया हमारे फसलों के ऊपर, तो उन सब चीज़ों को मॉनिटर करता है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। लेकिन जो एग्रीकल्चर के अलावा बाकी सारी नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं उन सबको मॉनिटर करता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, और जो एनडीआरएफ में से पैसा दिया जाता है जब भी कोई डिजास्टर आता है, ठीक है, तो वो सब का जो पूरा ऑडिटिंग है, इन्वेस्टिगेशन है, वो हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी करते हैं। यह हुआ हमारा एनडीआरएफ के बारे में। एनडीआरएफ के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ये आपको सारी मिल चुकी है, इसको आप स्टोर करके रख सकते हो अपने पास। अब यहाँ पर एनडीआरएफ के बारे में अलग से कुछ नहीं पढ़ना। एसडीआरएफ के बारे में बात करें, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के बारे में, तो इसको भी यहाँ पर डीएम एक्ट 2005 के अंडर में ही बनाया हुआ है, और इसका भी मेन काम है कि कुछ फंड अवेलेबल करवाना स्टेट गवर्नमेंट के पास, ताकि कोई डिजास्टर आता है तो उसके बदले में ये पैसा निकाल कर दिया जा सके। जो हमारी केंद्र सरकार है वो यहाँ पर काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करती है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में, खासकर जो जनरल कैटेगरी स्टेट हैं, जैसे कि आप कह सकते हो कि जनरल कैटेगरी स्टेट के साथ साथ जो दूसरे हमारे होते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। ठीक है, तो इन दोनों को यहाँ पर कहीं ना कहीं जो इन दोनों कैटेगरी स्टेट्स के अंदर, इन दोनों राज्यों के अंदर आप कह सकते हो जो दोनों कैटेगरीज हैं इनके अंदर यहाँ पर जो है फंड प्रोवाइड किया जाता है। सेंटर जो है हमारी वो कंट्रीब्यूट करती है एसडीआर के साथ, तो ये भी एक आइडिया रख सकते हो। ज़्यादा कुछ यहाँ पर खास बात नहीं है फिलहाल। उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पर देखने को मिलेगी कि जो डिजास्टर है वो कैसे हो सकता है। डिजास्टर यहाँ पर जैसे साइक्लोन, ड्राफ्ट, अर्थक्वेक जैसे बता चुका हूँ, फायर, फ्लड, सुनामी, हेलस्टॉर्म, कुछ भी हो सकता है। तो यही यहाँ पर एग्जैक्टली बताया गया, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना 10% तक जो भी इनका फंड अवेलेबल है वो इस्तेमाल कर सकती है एसडीआरएफ के अंडर, ताकि एक रिलीफ, एक तरीके से इमीडिएटली हम लोगों को रिलीफ दे सकें। कोई भी अगर विक्टिम है जो भी नेचुरल डिजास्टर का शिकार बनाए, उसको एक रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ये आपके पास एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अगले ही पेपर पर एक और यहाँ पर आर्टिकल आता है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आने वाले टाइम पर ये बन सकता है। क्या बोला गया है? प्रायोरिटी फॉर बिल ऑन वोटर आईडी आधार लिंक। अब क्या होता है, यहाँ पर चर्चा ये की जा रही है, एक बिल के ऊपर काम किया जा रहा है, इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021। अब इस बिल के अंदर चर्चा ये की जा रही है हम लोग क्या करें, जो वोटर आईडी कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया जा सकता है।
ठीक है, वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया जाए, ये यहाँ पर मेन मकसद है। अगर हम लोग इसको लिंक कर देंगे तो इससे आपने देखा होगा काफ़ी सारी जगह पर लोगों के पास बहुत सारे वोटर आईडी कार्ड्स बन जाते हैं। ठीक है, जानबूझ के नहीं, फिर भी यहाँ पर बन जाते हैं वोटर आईडी कार्ड्स। तो यहाँ पर जब कोई अलग जगह पर जाता है तो वोटर आईडी कार्ड्स और ही बन जाते हैं। तो उन्हीं आईडी कार्ड्स को एक तरीके से अगर हम लोग लिंक कर देंगे, आधार लिंक्स कर देंगे, तो फिर इससे काफ़ी हद तक जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होती हुई नजर आएंगी। ये यहाँ पर मेन मकसद रखा गया है। प्लस क्या अमेंडमेंट, क्या बदलाव करने के बारे में चर्चा की गई है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, पहली बात तो आप लोग को एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी। एक बात यहाँ पर यह है कि पहले भी यहाँ पर इसके अंदर एक अमेंडमेंट हुआ होगा, एक बदलाव हुआ होगा, और वो जो बेसिकली जो बदलाव है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के अंदर किया गया है। ठीक है, जो आरपी एक्ट है हमारा 1951 वाला, उसके अंदर ये बदलाव किया गया है। यहाँ पर ये चीज़ें मैंशनड है। अब मैं बताता हूँ कि बदलाव क्या किया गया। पहले क्या होता था कि खासकर आप कह सकते हो कि अगर किसी को मान लो कोई 18 साल का पूरा हो रहा है, ठीक है, अब क्या है, उसको अपने वोटर आईडी बनवानी है, उसके लिए उसको रजिस्टर करवाना होगा। जब उसके लिए वो रजिस्टर करवाना होगा तो उसके लिए क्या होता है, साल में एक ही दिन मिलता था पहले, तो वो बदलाव करने की बात की गई है। और बोला गया है कि हम लोग क्या करेंगे, एक बदलाव करेंगे किसमें, जो सेक्शन 14 है, सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट 1950, इसके अंदर बदलाव करके बात क्या करने वाले हैं, जो भी एक तरीके से इंसान एलिजिबल हो जाएगा, जिसको भी अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाना होगा, जो भी यहाँ पर एलिजिबल हो जाएगा रजिस्टर करवाने के लिए, उसको कोई साल की एक तारीख नहीं मिलेगी, उसको 4 तारीखें मिलेंगी अलग अलग। जैसे कि 1 जनवरी 1, ठीक है, 1 जनवरी मिल जाएगी, फिर उसके बाद 1 जुलाई, 1 अक्टूबर। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ डेट्स अवेलेबल करवाई जाएंगी। इन डेट में भी यहाँ पर वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है। ये यहाँ पर बोला गया। पहले बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी कि भाई यहाँ पर 1 जनवरी की तारीख होती थी, साल में एक ही दिन यहाँ पर व्यक्ति जो है, जो भी 18 साल का पूरा हो रहा है, वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकता था एज अ वोटर। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, अलग अलग डेट प्रोवाइड करवा दी गई हैं। जब भी आप पूरे होते हो वो डेट आती रहेंगी और उसके बाद वहाँ पर अपने आप को एज अ वोटर रजिस्टर करवा सकते हो। प्लस इसके अंदर एक जेंडर न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट भी रखा गया है। तो यहाँ पर एक तरीके से पहले वाइफ लिखा रहता था, ठीक है, अब वाइफ को रिप्लेस करके स्पाउस कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो जो जेंडर न्यूट्रल कर दिया गया है, तो ये यहाँ पर बोला गया। उसके बाद एक और चीज़ और है जो कि इस आर्टिकल में मेंशन नहीं है। ठीक है, कल मैंने आर्टिकल पढ़ा था इसको लेकर, तो एक आर्टिकल में वो भी लिखा हुआ था कि कुछ और अमेंडमेंट भी हुआ है। अमेंडमेंट किस में हुआ है, एक जो सेक्शन 160 क्लॉज 1A है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, इसके अंदर ही बदलाव होगा। और बदलाव होकर क्या होगा, जो इलेक्शन कमीशन है उसको पावर मिलेगी कि वो कुछ प्रेमिसेस, कुछ जो जगह वगैरह है वो उनको खाली करवा सके। ठीक है, जहाँ पर भी आप कह सकते हो कि उनको वोटिंग वगैरह करवानी है उस बेसिस पर। तो यहाँ पर इसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दिया कि क्या अमेंडमेंट यहाँ पर बेसिकली करने वाले हैं। तो आधार और वोटर आईडी को लिंक करने के बारे में चर्चा की गई है, प्लस क्या बदलाव होंगे वो आपको पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एक पिक्चर नजर आएगा। ठीक है, ये जो पिक्चर है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये प्राइड मार्च है। प्राइड मार्च क्या होती है आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि LGBTQ कम्युनिटी को लेकर यहाँ पर देखने को मिला है कि जो मेंबर्स जो हैं LGBTQ कम्युनिटी के और इनके जो सपोर्टर्स हैं, उन सब ने कर्नाटक क्वीर हबाबा, ठीक है, सॉरी, कर्नाटका क्वीर हब्बा के अंदर यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। ये जो क्वीर हब्बा है एक तरीके से आप कह सकते हो ये भी एक प्राइड मार्च है। प्राइड मार्च के, और इसमें लगभग 800 आपको ये लोग देखने को मिलेंगे जिन्होंने मार्च किया है बेंगलुरु तक, और आप कह सकते हो इस पूरे एनुअल इवेंट को सेलिब्रेट किया है। और ये हर साल इस इवेंट को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए LGBTQ कम्युनिटी के रिगार्डिंग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बन जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पर क्वेश्चन भी बनने के चांसेस रहते हैं। मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा रखी है जो कि मुझे विकीपीडिया पे अवेलेबल मिली है, बाकी कहीं नहीं देखने को मिली है। तो प्राइड मार्च क्या होती है, बेसिकली प्राइड मार्च, यहाँ पर इसको प्राइड इवेंट या प्राइड फेस्टिवल भी बोल सकते हो, एक आउटडोर इवेंट होता है जहाँ पर LGBTQ कम्युनिटी मतलब लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, नॉन बाइनरी और क्वीर, ये सब मिलकर आप कह सकते हो कि एक तरीके से मार्च निकालते हैं आपस में, बाहर एक तरीके से मार्च निकाला जाता है। एक आउटडोर इवेंट होता है, सब लोग यहाँ पर अपनी अचीवमेंट्स के ऊपर यहाँ पर फोकस रखते हैं। अभी इसके इतिहास की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कर्नाटका क्वीर हब्बा के बारे में। ठीक है, जो कर्नाटका क्वीर हब्बा है ये बेसिकली यहाँ पर हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, हर साल इसको मनाते हैं, और इंडिया में लगभग साल 2008 से यहाँ पर इसको मनाया जा रहा है। क्या होता है, हर साल देखने को मिलता है बेंगलुरु के अंदर। और इसमें क्या होता है, जो एक तरीके से खासकर जो हमारी LGBTQ कम्युनिटी है वो मार्च करती है, एक तरह प्राइड मार्च निकालती है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा। मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, 2008 के अंदर ये प्राइड मार्च हुआ था, और उसके बाद से लगातार ये प्राइड मार्च होना चालू हो चुका है। 2008 में प्राइड मार्च निकालते निकालते लोगों की मांग ये थी कि हम लोगों के साथ जो सेक्शन 377 है इंडियन पीनल कोड के अंदर, उसको हटा दिया जाए। ठीक है, ये मांग की गई थी 2008 के अंदर जब ये प्राइड मार्च निकला था। प्राइड मार्च क्या है, आई होप आपको क्लियर हो चुका है कि LGBTQ कम्युनिटी के रिगार्डिंग यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर एक और छोटा सा आर्टिकल जिसमें चर्चा की गई है, जो इंडियन डेजर्ट कैट है वो स्पॉट करी गई, वो देखी गई है कहाँ पर, पन्ना टाइगर रिजर्व पर। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर इंडियन डेजर्ट कैट देखने को मिली है। तो ये खास बात है अपने आप में,
क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये डेजर्ट कैट यहाँ पर देखने को मिली नहीं थी। और एक टूरिस्ट हैं जिन्होंने ये पिक्चर शेयर किया, जिन्होंने पिक्चर क्लिक किया था, जिस पिक्चर के अंदर वो इंडियन डेजर्ट कैट को कैप्चर कर पाए हैं। और उन्होंने पिक्चर शेयर करते हुए बताया कि अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसको लेकर कितनी ज़्यादा चर्चा भी हुई है। फिर उसके बाद यहाँ पर इसका जो नेम सजेस्ट है, खासकर जो ये कैट है बेसिकली ये डेजर्ट में पाई जाती है ऐसा बताया गया है। और ये बिना वाटर की भी रह सकती है, लंबे समय तक बिना वाटर के रह सकती है। प्लस उसके बाद दिक्कत है ना ये कि जो पन्ना टाइगर रिजर्व है यहाँ पर वाइल्ड कैट ये पाई नहीं गई थी, वाइल्ड कैट यहाँ पर रिपोर्ट कर ही नहीं जाती है। तो अभी यहाँ पर देखने को मिली है, पहले तो देखी नहीं जाती थी। अब एग्जैक्टली एक फोटोग्राफ आया है हमारे पास, टूरिस्ट ने एक फोटोग्राफ लिया है, तो इसके बेसिस पर यहाँ पर एक कहानी बन चुकी है। अब मतलब कि आने वाले टाइम पर यह भी चर्चा में डेफिनेटली होगा। तो यहाँ पर इंडियन डेजर्ट कैट पहली बार देखने को मिली पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर, तो ये आप लोग कह सकते हो तो अपने आप में एक बड़ी बात बन जाती है ना। पन्ना टाइगर रिजर्व क्या है इसके बारे में भी आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। आर्टिकल हमारा एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पन्ना नेशनल पार्क को पहली बार बनाया गया था इसको 1981 में। फिर उसके बाद यहाँ पर इसका जो एरिया है वो थोड़ा सा बढ़ाया गया, ठीक है। खासकर यहाँ पर बढ़ाकर पन्ना और छतरपुर वाले एरिया के अंदर किया गया, इस पूरे एरिया को फैलाया गया। फिर ये जो नेशनल पार्क है इसको प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के अंदर डिक्लेयर किया गया था 1994 में। फिर उसके बाद जो यूनेस्को है, यूनेस्को ने इसको एक तरीके से डेजिग्नेशन दिया, जो पन्ना टाइगर रिजर्व है इसको एक बायोस्फीयर रिजर्व का डेजिग्नेशन दिया अगस्त 5, 2011 में। तो पन्ना टाइगर रिजर्व एक्जैक्टली कहाँ पर है तो आपको मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अगला आर्टिकल क्या है, बाय द वे जो इंडियन डेजर्ट कैट है जो कि देखने को मिली है पन्ना टाइगर रिजर्व में, वो कुछ इस प्रकार से ये नज़र आती है। इसको भी आप लोग एक बार देख सकते हो। पिक्चर के थ्रू क्या होता है ना, हम लोग चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाते हैं। अब इस पेज पर एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर वो आर्टिकल ये आपको देखने को मिलेगा, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में चर्चा की गई है। अभी क्या हुआ, राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू प्ली करा गया और यहाँ पे मांग करी गई जो एसबीआई की रिपोर्ट्स हैं पोल बाउंड्स के ऊपर, ठीक है, कि वो मतलब कि जो एसबीआई की रिपोर्ट्स थी पोल बाउंड को लेकर, इलेक्ट्रल बाउंड्स को लेकर, उन सबको रिलीज़ किया जा सके, उनकी मांग की गई थी। लेकिन अभी यहाँ पर इसको डिसमिस कर दिया गया है और यहाँ पर बोला है कि नहीं, यहाँ पर ये पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, पब्लिक मैटर नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग इसको जो एक तरीके से इलेक्ट्रल बॉन्ड्स है इसको शेयर नहीं करेंगे। अब मुद्दा क्या है, मुद्दा हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मुद्दा यह है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारी जो रिपोर्ट्स है वो डिस्क्लोज करी हैं। वो जो रिपोर्ट्स है वो सबमिट करी गई हैं सेंटर और साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। अब ये जो रिपोर्ट्स थी किस बेसिस पर थी, ये थी इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को लेकर। 2018 के अंदर जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स है कितने बिके हैं, कितने एनकेशमेंट हुआ है, मतलब कितने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स बिके हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रल बॉन्ड्स बिकेगा तो उसके बदले में पैसा आएगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स क्या होते हैं, यहाँ पर किसी भी अगर आप लोगों को पॉलिटिकल पार्टी को फंड करना हो तो उस पॉलिटिकल पार्टी को फंड करने के लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसी इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को आप परचेज करते हो और उसके बाद में आपके पास ये बॉन्ड आ जाएगा और एक तरीके से आप वो बॉन्ड ले जाकर क्या दोगे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती हैं। कैसे काम करता है मैं आपको पहले बता देता हूँ ताकि आप लोग चीज़ों को क्लियर कर पाओ, अदरवाइज यहाँ पर फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। देखो इलेक्ट्रल बॉन्ड कुछ इस प्रकार से नजर आता है, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड है, ठीक है। ये आपको बॉन्ड मिल जाता है, जितना भी आपको पैसा डोनेट करना हो, जो भी आपको फंड करना हो किसी पॉलिटिकल पार्टी को, आप वो कर सकते हो। तो लेकिन वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू होता है। काम कैसे करता है, आपको किसी भी एक नोटिफाइड बैंक को चूज करना पड़ेगा जो भी एक तरीके से अवेलेबल होगी उस मतलब इसके अंदर जो ही पॉलिटिकल पार्टी के अंदर में। उसके बाद क्या है, जो नोटिफाइड बैंक है वो क्या करेगा, आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड्स देगा, आपको इस प्रकार से यहाँ पर ये बॉन्ड इशू करवाएगा, ठीक है। जैसे एसबीआई का बॉन्ड है ये, तो ऐसा बॉन्ड इशू करवाएगा। अब जो डोनर होगा, जो पैसा देने वाला होगा, ठीक है, जो भी फंड करना होगा किसी पॉलिटिकल पार्टी को, वो क्या करेगा, वो यहाँ पर इस बॉन्ड को परचेज कर लेगा एक डिजिटल पेमेंट करके। आपको एक डिजिटल पेमेंट या फिर चेक पेमेंट करना होगा और उसके बाद आप लोग इस बॉन्ड को परचेज कर सकते हो। फिर क्या होगा, जो आपके पास बॉन्ड आ गया, फिर आप क्या करोगे, वो ले जाकर आप उस पार्टी को दे दोगे, जो भी आपकी मनपसंद आपकी खुद की चॉइस की पार्टी है, वो आप ले जाकर वहाँ पर उस बॉन्ड को उस पार्टी को दे दोगे। इसके थ्रू क्या होगा, आपने क्या करा, एक पार्टी को फंड कर दिया है। ये जो पार्टी डिपॉजिट हुआ है, ये जो बॉन्ड आपने देखा है ना, इसकी जो डिटेल्स हैं वो सब यहाँ पर इलेक्टोरल कमीशन के पास रहेंगी। तो आपको ध्यान रखना है, इलेक्टोरल कमीशन के पास भी सारी ये जो डिटेल्स वगैरह है ये देखने को मिलती है। अब क्या है ना, इस इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में किसी को नहीं पता। पॉलिटिकल पार्टी को पता है, बैंक को पता है, इलेक्शन कमीशन को पता है, उसके बाद किसी को भी नहीं पता, हम लोग जो सिटीजन्स हैं किसी को भी नहीं पता कि किस पार्टी के पास कितना फंड आया है। तो ये 2018 की बात है, 2018 या फिर 2018 भी कह सकते हो। बोलते हैं ना बहुत सारे लोग कि इंग्लिश में ही बोल दिया करो जो भी यहाँ पर नंबरिंग है। मैं कोशिश करूंगा क्योंकि मुझे याद नहीं रह जाता, मैं जल्दी जल्दी में हिंदी में ही बता देता हूं। तो 2018 के अंदर यहाँ पर देखने को मिला है कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स 2018 के अंदर, ठीक है, इनकी जो सेल वगैरह इनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी। फिलहाल अभी यहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन का यूज़ किया गया था इन्फॉर्मेशन मांगने के लिए, लेकिन वो यहाँ पर अभी उसको डिसमिस किया गया। जो भी राइट टू इन्फॉर्मेशन का मैटर था वो डिसमिस किया गया और बोला कि बिल्कुल अभी हम लोग इसको शेयर नहीं कर सकते हैं, ये पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, ये नो पब्लिक इंटरेस्ट है, ऐसा यहाँ पर ये स्टेटमेंट निकल कर आया है, ठीक है। इतना सा आर्टिकल था।
लेकिन इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में सीखा है और इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, क्योंकि इसकी मदद से आप लोगों ने मांग की थी। क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आपके पास हक है कि आप सरकार से क्वेश्चन पूछ सकते हो या सरकार से कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को चाहिए तो आप उसको ले सकते हो, है ना। तो इसके बारे में आर्टिकल के बारे में जीएस पेपर 2 के अंदर मेंशन्ड है। राइट टू इन्फॉर्मेशन का अगर हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो एक तरीके से ये एक फंडामेंटल राइट है जो कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के अंदर मेंशन किया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। 1976 के अंदर एक केस हुआ था, राज नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे केस को रूल किया और बोला जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है इसको एज अ फंडामेंटल राइट ट्रीट किया जाएगा अंडर आर्टिकल 19। तो आपको ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, एक फंडामेंटल राइट को बनाया गया था कौन से केस के अंदर, तो उस केस का नाम ध्यान रखना है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि अगर हम बात करें इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर तो पीपल्स काफ़ी हद तक मास्टर हैं, क्योंकि बिल्कुल एक डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के अंदर जो लीडर है उसको भारत के नागरिक ने, जो सिटीजन्स है उन्होंने बैठाया है। ठीक है, अब क्या लोगों के पास बिल्कुल हक होना चाहिए, लोगों के पास राइट है कि वो लोग क्या कर सकें, जो सरकार ने किया है उसको लेकर अपने पास सारी इन्फॉर्मेशन ले सके। तो इसी वजह से यहाँ पर सरकार ने क्या किया, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बनाया 2005 के अंदर, जिसमें यहाँ पर कुछ आपको राइट्स मिल चुके हैं कि आप लोग सरकार से क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये जो एक्ट है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है जो कि आपको पावर देता है, खासकर जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स है जैसे आप हो मैं हूँ, हम लोगों को पावर देता है कि हम लोग यहाँ पर क्वेश्चनिंग कर सकते हैं गवर्नमेंट से उनके वर्किंग के रिगार्डिंग। प्लस यहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है सिटीजन्स के थ्रू ताकि हम लोग अनकवर करें। ठीक है, मीडिया के थ्रू यूज़ किया जाता है ताकि हम लोग करप्शन और ये सारी चीज़ों को देख पाएँ, प्रोग्रेस को देख पाएँ, सरकार ने क्या क्या काम किया है इसको लेकर इन्फॉर्मेशन को ले पाएँ। फिर उसके बाद जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं, एजेंसीज़ हैं, ठीक है, ये भी यहाँ पर पूरी तरह से इसको काम करती हैं, इसको लेकर कंट्रोल करती हैं, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना होगा। उसके बाद ये जो एक्ट है, ये एक्ट मेन मकसद इसका यह है कि आपके पास जो पब्लिक अथॉरिटीज़ है, जो लोग हैं, उनको एक तरीके से थोड़ी सी पावर मिले, अगर उनको जो पूछना है सरकार से वो पूछ पाएँ, क्योंकि ऐसा पहले नहीं होता था। पहले यहाँ पर सरकार से कोई क्वेश्चन पूछे नहीं जा पाते थे, लेकिन अब यहाँ पर डेफिनेटली आप आरटीआई का इस्तेमाल कर सकते हो, आरटीआई जारी कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन सरकार से पूछी जा सकती है। तो सिटीजन कोई सी भी इन्फॉर्मेशन पूछ सकता है, लेकिन एक्सेप्ट ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हो इंडिया की इंटीग्रिटी या फिर इंडिया की सोवरेनिटी को अफेक्ट करे, तो आप डेफिनेटली उसको नहीं पूछ सकते। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर वो भी एक इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है, काफ़ी बड़ा मुद्दा बन जाता है, तो उसको भी पूछा जा सकता है। फिलहाल तो यही है, फिलहाल अभी आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आप क्या इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हो, बट ध्यान रखना कि ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं पूछ सकते जो कि इंडिया की टेरिटरी या फिर सोवरेनिटी को अफेक्ट करे। ओके, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव आपको पता चल गया कि सिटीजन्स के पास पावर देना, उसके बाद एक ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना कि सरकार ने क्या काम किया है। तो अभी इसी आरटीआई का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को लेकर एक तरीके से मांग की गई थी, जो एसबीआई की रिपोर्ट्स हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को बताओ हम कितना फंड आया किस पार्टी के पास, लेकिन अभी उसको डिसमिस कर दिया गया। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर, और क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। तो जैसे कि आज मंडे है, तो मंडे में क्या होता है ना, वर्ल्ड सेक्शन आएगा। वर्ल्ड सेक्शन तो रोजाना आता है, तो ये पेज नंबर 11 है, दैट इज वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। इकलौता आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है, जिसको हमने अभी थोड़ा देर पहले पेज नंबर 1 के ऊपर डिस्कस किया है कि यहाँ पर ओआईसी समिट पर देखा कंट्रीज ने मिलकर एक तरीके से डिस्कस किया है। अफगानिस्तान को हम लोग क्या करवाएंगे, प्रोवाइड करवाएंगे, एक सपोर्ट एड प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले इसके बारे में डिस्कशन कर लिया था। फिलहाल और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट देखने को नहीं मिलेगा, तो इनको आप लोगों को स्किप करना है। और मंडे में जो हमारा बिजनेस सेक्शन होता है, जो एक तरीके से आप कह सकते हो इकोनॉमिक का पोर्शन होता है, वो कवर होता नहीं है, वो पेपर आता नहीं है। अब डायरेक्टली हम लोग चलते हैं अपने एडिटोरियल्स पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। तो एडिटोरियल में ये वाला आर्टिकल हमारा बेकार है, उसके बाद मतलब कि हमारे लिए काम का नहीं है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी यहाँ पर नहीं है, तो इनको आप लोग स्किप करो। पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा हो रही है। एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, पेगासस स्पाईवेयर को लेकर डिस्कशन किया गया है। एक आर्टिकल ये है, ईरान न्यूक्लियर डील को लेकर चर्चा की गई है। उसके बाद यहाँ पर अभी जो मैरिज को लेकर जो एज को बढ़ाया गया है उसको लेकर डिस्कशन किया गया है। उसके बाद यहाँ पर 2 एडिटोरियल ये भी हैं जहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को लेकर चर्चा की गई है। उसके बाद यहाँ पर एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पर हम लोग एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, छोटा सा पोर्शन है जिसको कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला आर्टिकल जो है हमारा वो बात करता है ये वाला, इसी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक यूनिक सा आर्टिकल है इंडिया ईरान न्यूक्लियर टॉक को लेकर। ठीक है, इंडिया न्यूक्लियर टॉक बोलने वाला था, ईरान न्यूक्लियर टॉक को लेकर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। आपको मालूम होगा ईरान और मतलब P5+1 कंट्रीज़ के बीच में यहाँ पर एक अग्रीमेंट हुआ था कि ईरान जो है अपना जो न्यूक्लियर के ऊपर न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ कर रहा है उसके ऊपर रोक लगाएगा। इसको लेकर एक अग्रीमेंट हुआ था। वह अग्रीमेंट बाद में यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने ख़राब किया, यूएसए को बाहर निकाला, उसके बाद से डिस्प्यूट बढ़ चुके थे। अब वापस से इस न्यूक्लियर टॉक को करने के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो बाइडन, तो वो यहाँ पर समझाया
समझाया गया है इनके थ्रू। ठीक है, अब ये क्या बोलते हैं कि अगर हम बात करें ईरान के अंदर, अभी हमने देखा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए जून में, यहाँ पर ये इलेक्शन होने के बाद क्या हुआ, ईरान ने यहाँ पर डिस्कशन किया है कि हम लोग क्या करेंगे, बातचीत स्टार्ट करेंगे वीना के अंदर। और ये बातचीत स्टार्ट भी हुई, जो ऑस्ट्रिया के अंदर वीना है वहाँ पर स्टार्ट हुई थी बातचीत। किस चीज़ को लेकर कि ईरान वापस से इस न्यूक्लियर टॉक को लेकर कुछ कर सकता है क्या, क्या हम लोग वापस से इस न्यूक्लियर डील के अंदर आ सकते हैं। तो जो ईरान के चीफ नेगोशिएटर हैं अली बागरी कानी, ठीक है, इन्होंने रिपोर्टेडली यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस किया है और एक तरीके से यहाँ पर डिमांड करी है कि बिल्कुल यहाँ पर डिस्कशन होगा और कोशिश करेंगे हम लोग वापस से इस पूरे जो न्यूक्लियर टॉक है इसको वापस से हम लोग क्या कर सकें, रिन्यू कर सकें। ठीक है, यही कोशिश की गई थी यहाँ पर सभी कंट्रीज़ के थ्रू कि वापस से हम लोग इस टॉक को लेकर आ सकें, जो ये डील है वापस से की जा सके। डील क्या है मैं आप लोग को अभी समझाऊंगा। ठीक है, इसको हम लोग ईरान न्यूक्लियर डील के नाम से भी जानते हैं या फिर JCPOA के नाम से भी जानते हैं, मतलब कि जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर होता क्या है, मैं आपको पहले डील के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि फिर बीच में छोटा छोटा क्रैक बताया गया है, मतलब थोड़ी इन्फॉर्मेशन आगे की, थोड़ी इन्फॉर्मेशन पीछे की, अदरवाइज यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर तब होंगी जब आपको डील पता होगी। तो ईरान न्यूक्लियर डील आखिरकार क्या थी, यहाँ पर ये जो डील थी ये एक तरीके से 2015 में करी गई थी। किसके बीच में, ईरान के बीच में और P5+1 कंट्रीज़ के बीच में। P5+1 के अंदर कौन कौन सी थी, चाइना, फ्रांस, रशिया, UK, US, यूरोपियन यूनियन और उसके बाद +1 में आपको जर्मनी देखने को मिलेगा। इनके बीच में यहाँ पर ये डिस्कशन हुआ, इनके बीच में आप कह सकते हो P5+1 और ईरान के बीच में ये अग्रीमेंट हुआ। और उस समय US के जो प्रेसिडेंट थे वो बराक ओबामा साहब हुआ करते थे। इन्होंने यहाँ पर ये बोला था कि क्या करेंगे हम लोग ईरान के साथ ये डील करेंगे, क्योंकि ईरान के अंदर ना यूरेनियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है और यूरेनियम को हम थोड़ा सा प्योरीफाई करके रिफाइन करके, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको एक तरीके से एक न्यूक्लियर वेपन्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि उसी न्यूक्लियर यूरेनियम का एनरिचमेंट ना किया जाए। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर इसी यूरेनियम जब यहाँ पे ईरान के अंदर ढेर सारा पाया जाता था तो ईरान क्या करता था, इस न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ के अंदर काफ़ी इन्वॉल्व हो चुका था। तो उस एक्टिविटीज़ को कम करने के लिए यहाँ पर US ने या फिर और कंट्रीज़ ने मिलकर अग्रीमेंट किया ईरान के साथ कि क्या है कि आप लोग यहाँ पर ईरान से ये बोला गया कि आप लोग यहाँ पर जो भी एक तरीके से ये यूरेनियम है इसका एनरिचमेंट बंद कर दो। तो ईरान ने बोला क्यों, कि वो बिल्कुल यहाँ पर क्या है, दुनिया भर को कंसर्न रहेगा कि ईरान न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ के ऊपर काम कर रहा है। तो यहाँ पर दुनिया भर को एक काफ़ी चिंता वाली बात देखने को मिलती थी। तो यहाँ पर ईरान के साथ एक डील सेट करी गई। ईरान के साथ डील ये रखी गई कि ईरान क्या करे, ईरान के ऊपर से जितने भी सैंक्शंस लगे हुए थे, देखो पहले भी बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे थे, तो ईरान से ये बोला गया कि तुम यूरेनियम का एनरिचमेंट कम कर दो और तुम्हारे ऊपर से सैंक्शन हट जाएंगे। ईरान को ये डील सही लगी, ईरान ने बोला ठीक है हमारे ऊपर से सैंक्शन हट जाएंगे, हम लोग अच्छे से व्यापार कर पाएंगे, हमारी इकॉनमी ग्रो होगी, जो भी हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगे पड़े हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। तो ईरान ने सोचा सही है डील कि हम लोग यूरेनियम का एनरिचमेंट नहीं करेंगे। तो क्या हुआ, उसका ये डील कर ली गई। अब ये डील आगे चलती रही। उसके बाद क्या होता है, अब जो बराक ओबामा साहब होता है इनका टाइम खत्म होता है, उसके बाद आते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन में आते हैं, इलेक्ट होकर, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट होते हैं तुरंत क्या करते हैं कि जो इस न्यूक्लियर डील के अंदर से US था, US को बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि कोई न्यूक्लियर डील वगैरह नहीं रहेगी और ईरान के ऊपर वापस से सारे सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं और ईरान के ऊपर ढेर सारे सैंक्शन लगते हैं, जिसकी वजह से भारत के साथ भी व्यापार को लेकर काफ़ी रिलेशन खराब हो जाए, क्योंकि मेन मकसद ये रखा गया कि ईरान से कोई व्यापार नहीं करेगा, ईरान से कोई ऑयल नहीं खरीदेगा। ठीक है, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल अलग से यहाँ पर ईरान रहने वाला है। तो इस प्रकार के सैंक्शंस बहुत सारे लगाए गए, तो ये काम देखने को मिला। फिर उसके बाद क्या होता है, वापस से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं इस साल में स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर जो बाइडन इलेक्ट होकर आते हैं। अब जो बाइडन इलेक्ट होकर आए तो जो बाइडन यहाँ पर चाहते ही हैं कि वापस से ये ईरान के साथ हमारी न्यूक्लियर डील हो जाए। तो ईरान काफ़ी पक चुका था। अब इस बीच में जब डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के बीच में जब डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर सैंक्शंस लगा दिए, ठीक है, तो क्या हुआ, ईरान ने सोचा कि अब मैं क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूरेनियम का एनरिचमेंट करेंगे। अब किसी की नहीं सुन रहे, हम लोग करेंगे जो हमें करना है, हम लोग न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ के ऊपर काम करेंगे और स्टार्ट कर दिया वो काम करना। तो अपने आप में वापस से कंसर्न बढ़ते चले गए। उतनी देर में यहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए और ये आप कह सकते हो कि जो बाइडन इलेक्ट होकर आए। अब जो बाइडन का कंसर्न भी यही है कि हम लोग वापस से ईरान के साथ डील करें और डील के अंदर क्या रखा जाए कि वापस से ईरान एक तरीके से ये सारी जो न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ है इनको रोके और ईरान के ऊपर से सैंक्शन हटाए जाए। तो ये जो डील है इसको लेकर आज के टाइम पर चर्चा चल रही है, कहां पर, ऑस्ट्रिया के वीना वाले एरिया के अंदर। यहां पर लगातार रेगुलरली डिस्कशन चल रहा है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था। तो ईरान और US यहां पर मिलकर क्या बोलते हैं, तो आज के टाइम पर जो भी वीना के अंदर बातचीत हुई है ना, इसका कोई पॉजिटिव आउटकम निकल कर नहीं आया है, क्योंकि दोनों कंट्रीज ही मतलब फोकस ये कर रही है कि एक दूसरे को पीछे ढकेला जाए, इन दोनों को एक दूसरे को डाउन किया जाए। आज के टाइम पर ईरान भी यहाँ पर पूरी तरह से फोकस ये रख रहा है कि USA को मतलब ढकेला जाए पीछे, USA को भी डाउन किया जाए और USA ईरान को डाउन करने पर लगा पड़ा है। तो ऐसे यहाँ पर धक्का मारी है दूसरे को और एक तरीके से आपस में जो भी इनकी बातचीत है वो सॉल्व नहीं हो पा रही है।
और अब जब सॉल्व नहीं हो पा रही है तो डेफिनेटली क्या है, ईरान वापस से आप कह सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर ये सॉल्व हो जाएगा सब कुछ तो ईरान क्या करेगा, ईरान अपना जो भी एक तरीके से यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहा है उसको कम कर देगा। लेकिन ऐसा अभी नहीं है, अभी यहाँ पर आप कह सकते हो जब भी डिस्कशन होगा उसके बाद ही यूरेनियम का एनरिचमेंट कम किया जाएगा। ठीक है, तो अभी एक तरीके से न्यूक्लियर डील हो नहीं पा रही है और परेशानी ये है, ईरान ये कहता है कि हमें ऐसा कर दो कि अभी चलो न्यूक्लियर डील कर लो, लेकिन न्यूक्लियर डील में एक ऐसी डिमांड है कि आने वाले टाइम पर कोई भी प्रेसिडेंट आए तो कहीं ऐसा ना करे वो वापस से वही काम होगा, वापस से यहाँ पर इस डील के अंदर से यूएसए को निकाल लोगे और वापस से हमारे ऊपर सैंक्शन लग जाएंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें आने वाले टाइम पर भी देख सकती हैं। तो ईरान का डिमांड यही है कि आने वाले टाइम पर भी हमारे ऊपर ऐसा कुछ भी ना हो, तो इस प्रकार से आपको ये डील करनी होगी। लेकिन ऐसा यहाँ पर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगी नहीं, इस वजह से यहाँ पर डील के अंदर मामला सेट नहीं हो पा रहा है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद क्या है, आज के टाइम पर ना ईरान एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, आप कह सकते हो कि नॉर्थ कोरिया के साथ। ठीक है, ईरान यहाँ पर एक प्ले कर रहा है नॉर्थ कोरियन कार्ड, जैसे नॉर्थ कोरिया के अंदर चीज़ें देखने को मिलती थी उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख पाओगे ईरान भी लगातार एक तरीके से जो हमारा न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ जो उसको लगातार जारी रख रहा है। और इसकी वजह से क्या है, आज के टाइम पर जो यूएसए हो गया या फिर और भी दूसरी कंट्रीज़ हो गई, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ हो गई, जिसकी हम बात करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़, तो यूएसए, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़, ये सारी कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कंसर्न में है। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये ईरान से काफ़ी चिढ़ भी चुकी हैं कि ईरान यहाँ पर एक्टिविटीज़ रोक चुका है और प्लस ये डिमांड है, इसकी वजह से जो बातचीत है वो काफ़ी हद तक सही नहीं हो पा रही है। तो क्या है, अब यहाँ पर ये परेशानी हो रही है। तो क्या हो रहा है ना, जो ईरान है बेसिकली वो ईरान चाइना या फिर रशिया की तरफ झुकता हुआ चल रहा है। ठीक है, जब यूएस और यूरोपियन यूनियन की तरफ से आपको ये सारे सैंक्शन मिलेंगे, परेशानियां मिलेंगी, तो कहाँ जाएगा कंट्री, तो ईरान जो है चाइना रशिया की तरफ झुकता हुआ नजर आएगा, ये आप लोग देख पाओगे। तो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन आज के टाइम पर आप कह सकते हो कि इन्होंने तो अभी मना कर दिया फिलहाल, तो कोई यहाँ पर सैंक्शंस वगैरह हटा नहीं रहे हैं अपने कुछ सालों के अंदर। जब तक ये बातचीत डिस्कशन सही से होगा नहीं तब तक यहाँ पर कोई सैंक्शन हटाए नहीं जाएंगे। अब सैंक्शन हटाए नहीं जाएंगे तो ईरान भी मानने का तो है नहीं, ईरान भी यहाँ पर एक काम करेगा, अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ को रेगुलरली रखने वाला है। फिर इस डील के बारे में समझाया गया, 2015 में जो डील हुई थी वो मैंने आपको पहले बता दिया, इसी वजह से मैंने आपको पहले बताया क्योंकि इन्होंने टुकड़े टुकड़े में समझाया है, पहले कुछ और बाद में कुछ और, इस वजह से मैंने आपको बताया है। तो अब यहाँ पर क्या है, ईरान ने, मैंने जैसा बता दिया था, यूरेनियम एनरिचमेंट को बढ़ा दिया था, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब यूरेनियम एनरिचमेंट का मतलब क्या है, मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू समझा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि कहीं आपको यहाँ पर भी कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो रहा होगा। ये पिक्चर आप लोग देख पाओगे। यूरेनियम एनरिचमेंट का मतलब होता है, देखो जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी को हम लोग कैसे बनाते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए यूरेनियम लगता है, यूरेनियम 235। ठीक है, अब यूरेनियम 235 को एक तरीके से हमें 238 के अंदर कन्वर्ट करना होता है, तो उसकी वजह से हम लोग को एक गैस सेंट्रीफ्यूज चाहिए होता है। ये आपको इमेज में नजर आ रहा होगा, एक गैस यूरेनियम एक तरीके से सेंट्रीफ्यूज है। इसमें क्या होगा, जो यूरेनियम होगा, यूरेनियम को डाला जाएगा और यूरेनियम को डालने के बाद यहाँ पर जो यूरेनियम के जो मॉलिक्यूल्स है वो सेपरेट हो जाएंगे। जो 238 वाला है वो हैवी होता है, ठीक है, वो पुश डाउन हो जाएगा। ठीक है, फिर उसका जो 235 है वो लाइटर होता है, हल्का होता है, वो उसको हम अलग कर लेंगे और 235 का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग किसमें, न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर। तो 235 का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसी प्रोसेस को, मतलब 235 से 238 को अलग करने के प्रोसेस को बोलते हैं एनरिचमेंट। ठीक है, और ये एनरिचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रीज यही एनरिचमेंट नहीं कर पाती हैं, लेकिन यहाँ पर जिसने एनरिचमेंट कर लिया और 20% तक जो चला गया, 20% तक अगर वो एनरिचमेंट कर लेता है तो समझ लो वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक पास है न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ, उस कंट्री से काफ़ी हद तक कंसर्न पैदा हो सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये एग्जैक्टली यहाँ पे बताया गया। उसके बाद फैक्ट क्या है, मैंने जैसा बताया कि हाँ, फैक्ट यहाँ पर यही है कि जो ईरान है, ईरान ने अपना जो सेंट्रीफ्यूज है वो स्टार्ट किया और यहाँ पर आप कह सकते हो आज के टाइम पर 20% यूरेनियम एनरिचमेंट तक वो पहुँच चुका है। अब 20% यूरेनियम एनरिचमेंट अपने आप पे काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पर 20% के बाद क्या है, काफ़ी आसान काम हो जाता है। थोड़ा सा 20% तक काफ़ी मुश्किल होता है एनरिचमेंट करना, बट 20% के बाद काफ़ी आसान सा रहता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कहीं ना कहीं ईरान के साथ काफ़ी सारे कंसर्न डेफिनेटली हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। तो आज के टाइम पर क्या है, मैंने आपको बताया क्या सैंक्शंस देखने को मिले, जिसकी वजह से ईरान जो है चाइनीज़ की तरफ बढ़ा, क्योंकि चाइना ने भी सपोर्ट किया, चाइना ने ईरान को ही सपोर्ट किया, क्योंकि मतलब यूएस एक तरीके से एक इनजस्टिस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर चाइना ने सपोर्ट किया तो चाइना की तरफ ईरान चला गया, ये आप देख पाओगे। उसके बाद इसराइल के साथ रिलेशंस काफ़ी ख़राब ही रहते हैं, आप लोगों को मालूम होगा। ठीक है, इसराइल के व्यू भी ऐसे ही है। इसराइल यहाँ पर कंटिन्यू एक तरीके से जो रिपब्लिक ऑफ ईरान है इसको अपना थ्रेट के तौर पर देखता है, तो वो थ्रेट ऐसे की ऐसे ही देखने को मिलेंगे। तो इसराइल का भी कॉन्सेप्ट दिया गया था जो ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा मतलब कुछ खास नहीं है। उसके बाद यही यहाँ पर इतना बताया गया कि आप डेफिनेटली देखेंगे आने वाले टाइम पर कि किस प्रकार से नेगोशिएशन होता है, कि किस प्रकार से यहाँ पर ये अग्रीमेंट होता है, क्योंकि वीना के अंदर जो बातचीत हुई है उसका कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर हमें डिस्कशन करना पड़ेगा, एक कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन इसको लेकर आना पड़ेगा, ये यहाँ पर बताया गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल पर। जो अगला आर्टिकल है
उसके ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल ये रह गया है। यहाँ पे चर्चा की गई है परसिस्ट विद प्रूफ, मतलब कि जो पेगासस स्पाईवेयर है इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन लेकर चर्चा हुई है। क्योंकि अभी हुआ क्या था, मैंने आपके साथ इस आर्टिकल को डिस्कस किया था कि जो वेस्ट बंगाल सरकार है उन्होंने यहाँ पर एक अलग से यहाँ पर कमीशन बैठाया कि हम लोग क्या करेंगे, अलग से पेगासस स्पाईवेयर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि वाकई में सरकार ने इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया या नहीं किया है। तो इसको अभी यहाँ पर हटाया गया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी की जरूरत नहीं है, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी यहाँ पर एक कमेटी बैठा चुका है, ठीक है। अब वो जो कमेटी है तो उस कमेटी के थ्रू सारी चीज़ें देखी जाएंगी, ठीक है। वो कमेटी सही से यहाँ पर चीज़ों को सर्विलांस करेगी, देन उसके बाद आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो पेगासस स्पाईवेयर क्या है, ये तो आप लोग को मालूम होगा, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, जो कि हम लोग किसी के फ़ोन में डाल सकते हैं। अब किसी के फ़ोन के अंदर अगर वो सॉफ्टवेयर जाता है तो उससे उसके फ़ोन की जो भी इंफॉर्मेशन है वो निकाली जा सकती है। इन्फॉर्मेशन जैसे कि उसका डेटा हो गया, मेल्स हो गए, चैट्स हो गई, इन सब को निकाला जा सकता है। उसके माइक्रोफोन को एक्टिवेट किया जा सकता है, कहीं वो मीटिंग में बैठा है बंदा तो उसके माइक्रोफोन को एक्टिवेट करके जो भी उसकी बातें हैं वो सुनी जा सकती हैं। तो ये कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो अपने आप में जो पेगासस स्पाईवेयर है खतरनाक है। इसको बनाया किसने, तो इजराइल का जो कंपनी है एनोसो ग्रुप, उसने यहाँ पर इस स्पाईवेयर को बनाया है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा। ये हुआ। देन उसके बाद क्या है, ये तो स्पाईवेयर के बारे में जो सारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ, मैंने एक शॉर्ट ओवरव्यू दिया है जो कि यहाँ पर बताया गया, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम लोग ऑलरेडी इसके ऊपर एक कमेटी बना चुके हैं, मैं उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा जो कि इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी को बनाया है जिसका नाम है जस्टिस रविंद्रन कमेटी। यहाँ पर जो है रविंद्रन साहब हैं, एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैं। तो एक तरीके से तो इन्हीं के वजह से, इन्हीं के बेसिस पर यहाँ पर एक कमेटी को बनाई गई है। ये कमेटी इन्वेस्टिगेशन करेगी कि वाकई में क्या सरकार ने इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया है या नहीं किया है। तो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी रहने वाली है। अब यहाँ पर ये जो कमेटी है, इस कमेटी को लेकर मेन काम यह है कि बिल्कुल सर्विलांस करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दा ये उठाया था ना कि आज के टाइम पर लोगों के पास राइट टू प्राइवेसी है। बाय द वे, राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है, आप लोग उसके बारे में ज़रूर बताना। कौन से केस में राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया था, ये भी आप लोगों को बताना है। तो लोगों के पास राइट टू प्राइवेसी है, अपना जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्राइवेसी में रखने का पूरा हक है। तो उसके बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेटी का गठन किया कि ये कमेटी सही से इन्वेस्टिगेशन करेगी कि वाकई में क्या सरकार ने पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो ये आप लोग को इसके बारे में ध्यान रखना है। फिर उसके बाद क्या हुआ, राइट टू प्राइवेसी के बारे में चर्चा हुई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लोगों के पास आज के टाइम पर फ्रीडम है, फ्रीडम टू स्पीच, हमारे पास पूरा अपने आप को एक्सप्रेस करने का हक है, बोलने का हक है। तो अगर इस प्रकार की चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, कहीं ना कहीं पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल हुआ है, तो इससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि लोगों का जो फंडामेंटल राइट है वो कहीं ना कहीं वॉयलेट हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। बहुत सारी रिपोर्ट्स बताती हैं कि सरकार ने, गवर्नमेंट ने, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी जगह पर काफ़ी सारे एक्टिविस्ट के ऊपर, ठीक है, और भी बहुत सारे ऑफिशियल मिनिस्टर्स के ऊपर इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया है। लेकिन वो अब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही हम लोग को पता चलने वाला है। ये इस आर्टिकल के अंदर बताया गया, जो कि मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बताई। आप खुद पढ़कर देखोगे तो खुद भी एग्जैक्टली यही चीज़ें लिखी गई हैं जो कि आप लोग को यहाँ पर बता दिया गया। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट था आर वी रविंद्रन कमेटी के बारे में वो मैंने आपको बता दिया है। और कमेटी के बारे में, कमेटी के अंदर जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो भी आप लोग एक बार देख सकते हो। पिक्चर मैंने आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर रखा है, ठीक है। कहाँ पर शेयर कर रखा है, अभी मैं एक सेकंड दिखा देता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे पिक्चर शेयर कर रखे हैं। एक यहाँ पर देखो, पेगासस स्पाईवेयर के बारे में यहाँ मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं, ये पिक्चर शेयर कर रखे हैं। ये कमेटी है, ये एक्सपर्ट पूरी टीम देखने को मिलेगी, जहाँ पर जस्टिस आर वी रविंद्रन साहब देखने को मिलेंगे। बाकी सारे टेक्निकल कमेटी के अंदर यहाँ पर आप कह सकते हो 3 मेंबर्स ये देखने को मिलेंगे। अपने आप में सारे धुआंधार लोग हैं, एक्सपर्ट्स लोग हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इस कमेटी को एक तरीके से देखने के लिए आलोक जोशी साहब हैं, एक फॉर्मर IPS ऑफिसर है, इधर संदीप ओबरॉय साहब हैं, ठीक है। तो ये आप देख पाओगे, ये सारे लोग हैं जो उनको मिलाकर एक कमेटी बनाई गई है। तो ये कमेटी मेन काम ये करने वाली है। अगले आर्टिकल पर आते हैं। जो अगला आर्टिकल है पहले हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये जो आर्टिकल है बात करता है नीदर बैन नर रेगुलेट क्रिप्टो, मतलब कि ऑथर ये लिखता है कि जो सरकार है, सरकार को क्लियर करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि इंडिया कभी एक तरीके से क्रिप्टो करेंसी को एज अ करेंसी परमिट नहीं करने वाली है। मतलब इंडिया परमिट नहीं करी क्रिप्टो करेंसी को, आप क्लियर कर दो इस चीज़ को, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर कर दोगे तो उससे ज़्यादा मतलब बिल्कुल मामला समझ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी यहाँ पर क्या हुआ था, एक ट्वीट निकल कर आया था, आपको मालूम होगा प्राइम मिनिस्टर का जो ट्विटर अकाउंट है वो हैक हुआ। और ट्विटर अकाउंट हैक होने के बाद रात में 2 बजे एक ट्वीट किया गया उससे, और ट्वीट ये किया गया कि इंडिया
हैज़ ऑफिशियली अडॉप्टेड बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर, मतलब कि भारत के अंदर बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर एक्सेप्ट किया जाएगा। बिटकॉइन का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। अब यहाँ पर रात में 2 बजे अनाउंसमेंट हुआ था। इसी प्रकार से आपको मालूम होगा 8 नवंबर को रात 8 बजे क्या अनाउंसमेंट हुआ था, ठीक है, डीमोनेटाइजेशन, 500 1000 के नोट जो बंद हो गए थे। तो मतलब लोगों को झटका लगा कि यार वाकई में जो क्रिप्टो करेंसी है ये एक तरीके से लीगल टेंडर के तौर पर भारत एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन देखने को बाद में मिला कि भाई वो अकाउंट हैक किया गया था। अकाउंट हैक करने के बाद वहाँ पर वो अकाउंट हैक करने के बाद वहाँ पर उनके अकाउंट से ट्वीट किया गया था। बाद में चीज़ें सॉल्व हुई हैं। तो आज के टाइम पर ना ये आप कह सकते हो क्रिप्टो को लेकर कंसर्न काफ़ी बढ़ चुके हैं, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक तरीके से आप कह सकते हो टारगेट इस प्रकार से किया गया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने क्रिप्टो को लेकर काफ़ी सारी बातें ऑलरेडी बोल दी थी। क्योंकि इंडिया के अंदर क्रिप्टो रेगुलेशन बिल भी लाने की बातचीत की गई थी, आपको मालूम होगा, जो कि मैं अभी आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। जैसे कि रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग को चेयर करते हुए बोला कि भाई क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्रिप्टो करेंसी अपने आप में काफ़ी खतरनाक सी साबित हो सकती है, तो इसी को लेकर एक बिल लाना चाहिए, ऐसा यहाँ पर सरकार ने बोला था। ठीक है, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला था, उसको लेकर उसका हम लोग एक बिल के ऊपर काम कर रहे हैं। और क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा टॉपिक बन चुका है जो कि हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिसेंटली आप देख पाओगे चर्चा में था, एल सल्वाडोर कंट्री ऐसी बना जिसने यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को एज अ लीगल टेंडर एक्सेप्ट किया। उनके कंट्री के अंदर जो पेमेंट वगैरह है वो एज अ बिटकॉइन की जा सकती है। उसके बाद चाइना ने बोला हम लोग सारी क्रिप्टो करेंसी को बैन कर देंगे, अपनी खुद की कंट्री की क्रिप्टो करेंसी को बनाएंगे। तो इस प्रकार से क्रिप्टो करेंसी लगातार चर्चा में रही है। अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी के फ़ायदे क्या होते हैं, तो आपको इसके बारे में ध्यान होना चाहिए। एक क्रिप्टो करेंसी काफ़ी फास्टर होती है। देखो, इसको कोई रेगुलेट नहीं कर रहा है। जैसे आज के टाइम पर हमारी कंट्री में बहुत सारे बैंक्स देखने को मिलेंगे, चाहे वो एसबीआई, ठीक है, पीएनबी, सारे बैंक्स हैं। उनको रेगुलेट करने के लिए उनके ऊपर एक बॉडी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन ऐसे यहाँ पर क्या है, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई भी रेगुलेटर नहीं है। ठीक है, कोई भी इसको रेगुलेट करने वाली बॉडी नहीं है। इसकी माइनिंग की जाती है, माइनिंग करने के बाद यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी बनता है। अब क्या हुआ, क्रिप्टो करेंसी काफ़ी फास्टर है, क्योंकि यहाँ पर कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, तो आप तुरंत पेमेंट करोगे, तुरंत अपनी डेस्टिनेशन पर वो पेमेंट पहुँच जाएगा। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर आज के टाइम पर देखा जाता है। क्योंकि हुआ क्या है, आज के टाइम पर हो क्या रहा है, देखो यहाँ पर लोग जो है ना काफ़ी हद तक इन्वेस्टमेंट वगैरह भी करते हुए नजर आएंगे क्रिप्टो करेंसी के अंदर। दूसरी जगह से ज़्यादा यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। खास बात यह है कि जब डिमांड ज़्यादा है क्रिप्टो करेंसी की, मतलब कि आप कह सकते हो कि जो हाई डिमांड ऑफ क्रिप्टो करेंसी देखने को मिलता है, तो उसमें जो लोग हैं, लोग उसको बेचने की बजाय होल्ड करना पसंद करते हैं। लोग आज के टाइम पर क्रिप्टो करेंसी को काफ़ी होल्ड करना पसंद कर रहे हैं, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट करना भी पसंद कर रहे हैं। और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भारत से होता है क्रिप्टो करेंसी के अंदर। लेकिन इसके अपने आप में नुकसान भी है। नुकसान क्या है, कंसर्न में सबसे पहला आता है एडवर्टीजमेंट। आज के टाइम पर भर भर के क्रिप्टो करेंसी का एडवर्टीजमेंट हो रहा है, यहाँ इन्वेस्टमेंट कर लो, यहाँ इन्वेस्टमेंट कर लो। क्रिप्टो करेंसी के अंदर पैसा काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर ये जो कहीं ना कहीं इसी की वजह से काफ़ी हद तक इन्वेस्टमेंट हो चुका है भारत के अंदर से क्रिप्टो करेंसी के अंदर, तो अपने आप में कंसर्न है। क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो डेफिनेटली यहाँ पर आप कह सकते हो क्वेश्चन ये है कि प्रॉब्लम क्या आ सकती है, प्रॉब्लम ये आ सकती है मनी लॉन्ड्रिंग की। मतलब जो आपका ब्लैक मनी आप उसको वाइट मनी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकते हो बाय यूजिंग क्रिप्टो करेंसी, या फिर आतंकवादी को टेरर फाइनेंसिंग करी जा सकती है, टेरर फंडिंग की जा सकती है क्रिप्टो करेंसी का यूज़ करके। तो अपने आप में क्रिप्टो करेंसी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकल कर आ सकती हैं, ऐसे यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्रिप्टो करेंसी का एक और कंसर्न यह है कि अपने आप में वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब अपने आप में आप कह सकते हो कि काफ़ी तरीके से इसके जो प्राइसेस हैं वो बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होते रहते हैं। कभी यहाँ पर इसका जो प्राइस है वो $40,000 हो जाएगा, तो कभी इसका प्राइस $65,000 हो जाएगा। तो अपने आप में प्राइस बहुत ज़्यादा वोलेटाइल ऊपर नीचे होते रहते हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी अपने आप में काफ़ी हद तक कंसर्न पैदा कर सकती है। वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो क्या देख सकते हैं, तो अभी यहाँ पर फिलहाल रेगुलेट करने के लेकर एक बिल पास किया जा रहा है जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन बिल ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। तो अभी देखते हैं आने वाले टाइम पर किस प्रकार से क्रिप्टो करेंसी को लेकर चर्चा देखने को मिलेगी। फिलहाल क्यों है चर्चा में, आई होप आपको क्लियर हुआ। उसके बाद इन्होंने बताया कि आज के टाइम पर 15 मिलियन इंडियंस जो कि गैम्बलिंग कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, ठीक है, और वो जो गैम्बलिंग कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर पहली चीज़ एग्जैक्टली ये बता देनी होगी, जो कि सरकार है वो क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर होप है और उसकी वजह से आज के टाइम पर लगातार बहुत सारे लोग जो है गैम्बलिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये होप, मैंने जैसा बताया कि लोगों को लगता है कि हाँ क्रिप्टो करेंसी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया जा सकता है, तो इस वजह से लोग काफ़ी कुछ खरीद रहे हैं, मतलब क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो मीडियम एक्सचेंज का मतलब, मान लो एक पर्सन है, मान लो किसी ने, मैंने एक कप ऑफ कॉफ़ी खरीदा, ठीक है, शॉप को मैं जो शॉप जिससे खरीदा गया है वो बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, वो बिटकॉइन को एक्सेप्ट करेगा, तो एक तरीके से वो जब बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो उसका यूज़ भी तो करना चाहिए।
ठीक है। अगर आप लोग बिटकॉइन ले रहे हो, ठीक है, तो उसके बेसिस पर आप देख पाओगे बिटकॉइन का यूज़ भी तो होना चाहिए। लीगल टेंडर का मतलब क्या है कि अपनी कंट्री के अंदर आप लोग हर जगह पर पेमेंट बिटकॉइन से कर रहे हो, ठीक है, एक लीगल टेंडर है, जैसे हमारी करेंसी की लीगल टेंडर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप लोगों ने यहाँ पर कोई कॉफ़ी खरीदी, उसके बदले में बिटकॉइन दिया शॉपकीपर को, तो वो शॉपकीपर भी कहीं ना कहीं उस बिटकॉइन का यूज़ करेगा। कॉफ़ी के जो बीज होते हैं उसको खरीदने के लिए बिटकॉइन का यूज़ करेगा। लेकिन फिर क्या होगा, जो कॉफ़ी का बीज एक तरीके से वाला है, जो प्लांटर है बेसिकली, वो कहीं ना कहीं बिटकॉइन का यूज़ करेगा फर्टिलाइजर के लिए। तो ये चीज़ें तो होनी चाहिए, लेकिन ऐसा देखने को मिलेगा नहीं। तो क्रिप्टो करेंसी अपने आप में आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं कंसर्न से देखने को मिल जाएगा। एक तरीके से मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन सकता है, लेकिन अभी इंडिया के अंदर मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है, क्योंकि मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है आपको पता चलना चाहिए कि जो अगला बंदा है वो इसको एक्सेप्ट करे। इंडिया के अंदर ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार ने इन चीज़ों को क्लियर कर देना चाहिए। सरकार को क्लियर ये बताना चाहिए कि इंडिया जो है इसको लेजिटिमाइज नहीं करेगा, क्रिप्टो करेंसी को हम लोग लीगल टेंडर के तौर पर नहीं रखेंगे, ताकि जो है यहाँ पर लोग का जो भ्रम है, लोग काफ़ी तक होप लगा के बैठेंगे क्रिप्टो करेंसी कहीं ना कहीं एज अ लीगल टेंडर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वो टूटे। ठीक है, तो ये यहाँ पर बोला गया। प्लस उसके बाद यहाँ पर एग्जैक्टली और क्या क्या देखने को मिलेगा कि आज के टाइम पर रेगुलेशन को लेकर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने में सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो गवर्नमेंट यहाँ पर रिकग्नाइज, एक तरीके से जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अगर क्रिप्टो करेंसी को एज अ एसेट रिकग्नाइज करती है, तो कहीं ना कहीं इससे काफ़ी सारे कंसर्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे काफ़ी सारे कंसर्न देखने को मिलेंगे। उसके बाद होगा क्या, क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग काफ़ी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर गवर्नमेंट यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करेगी एज अ एसेट, तो ट्रेडिंग बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद और ज़्यादा पैसा यहाँ पर लगाया जाएगा, गैम्बलिंग बढ़ जाएंगी। तो इससे अच्छा है सरकार एक ही बार में बता दे कि हम लोग क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, और कुछ भी करके हम लोग आने वाले टाइम पर इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्लियर हो जाएगा। तो अगला आर्टिकल यहाँ पर, ये तो एडिटोरियल इन्होंने ये लिखा है। उसका दूसरा जो एडिटोरियल है, लास्ट एडिटोरियल, वो बात करता है कैन इंडिया बिकम अ टेक्नोलॉजी लीडर। क्या भारत एक टेक्नोलॉजी लीडर बन सकता है, इसको लेकर यहाँ पर ये आर्टिकल पब्लिश हुआ। तो इसमें काफ़ी सारी बकवास भी लिखी हुई है, जो कि आप लोग को बिल्कुल स्किप करना होगा। तो अगर हम बात करें तो इनफैक्ट यहाँ पे बोला गया है एग्जैक्टली, मैं आपको टू द पॉइंट अगर बात बताऊं, तो जो पब्लिक सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर है, इन दोनों को मिलकर काम करना होगा। ठीक है, एक मजबूत जो पब्लिक सेक्टर है वही बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर सकता है प्राइवेट बिजनेस के लिए, ये इनका कहना है। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर के ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर, खासकर इंडिया को टारगेट किया गया, इंडिया के अंदर पब्लिक सेक्टर मजबूत नहीं है। पब्लिक सेक्टर को आप थोड़ा सा मजबूत करो, उसके बेसिस पर आप इंडिया को ग्रो करो। ठीक है, पब्लिक सेक्टर ग्रो होगा तो उसका प्राइवेट सेक्टर ग्रो होते हुए नजर आएंगे। और ऐसा ही यूएस के अंदर होता है, और ऐसा ही चाइना के अंदर होता है। जो चाइना का एक्सपीरियंस भी अपने आप में काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पर जो इनकी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर है, इन्होंने काफ़ी हद तक ग्रो किया है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया को आज के टाइम पर इंक्रीज करने की ज़रूरत है अपनी पब्लिक स्पेंडिंग। मतलब जो सरकार है वो यहाँ पर पैसा ज़्यादा खर्चे, खासकर हायर एजुकेशन के ऊपर, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर पैसा खर्चा जाए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर पैसा खर्चा जाए, लोग की स्किल्स के ऊपर पैसा खर्चा जाए। ठीक है, इंडिया जो है यहाँ पर आप कह सकते हो इंटरनेट यूज़र में आप कह सकते हो दुगना हो जाएगा यूएस की अगर कंपेयर करें तो। इंटरनेट यूज़र में हम लोग दुगने हो जाएंगे, तो इंटरनेट का हम लोग कितना बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं वो हमें ही पता है। लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन हम लोग उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन फिर भी उसका एक प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आज के टाइम पर आप देख पाओगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के ऊपर कितना डिपेंडेंट है। आज के टाइम पर हर किसी के पास आप कह सकते हो फ़ोन वगैरह देखने को मिलेगा। जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि ऑयल के बाद सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया जाता है भारत के अंदर, और भारत के अंदर इसी वजह से इंपोर्ट बिल बढ़ा है। अगर हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मजबूत हो जाए, सरकार थोड़ी सी मजबूत हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग हम लोग करने लगें, तो क्या हम लोग को ये बिल पे करना पड़ेगा? हम लोग का क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा? नहीं। तो यहाँ पर क्या है, टेक्नोलॉजी के मामले में हमारी जो पब्लिक सेक्टर्स है, खासकर आप कह सकते हो कि जो हमारी गवर्नमेंट सेक्टर है वो थोड़ा सा मजबूत हो जाए, प्राइवेट सेक्टर को साथ में लेकर आए, तो यहाँ पर ये काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप हो सकती हैं। ठीक है, तो ये बोला गया। उसके बाद क्या है, जो मैन्युफैक्चरिंग है इसकी, मोबाइल फ़ोन्स की, या फिर टेक्नोलॉजी डिज़ाइन इंटेंसिव की, या फिर बिग मल्टीनेशनल कंपनीज आप देख पाओगे आज के टाइम पर इसको कंट्रोल करती हैं। लेकिन ऐसी चाइना के अंदर देखने को मिलेगा। चाइना के अंदर एक बहुत बड़ा मार्केट देखने को मिलेगा। ठीक है, जो बार्गेनिंग चिप है इसका बहुत बड़ा मार्केट आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारी फॉरेन फर्म्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा सा सीख सकते हैं दूसरी कंट्रीज से, ये भी आपको देखने को मिलेगा। और इंडिया के अंदर हम लोग मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को लेकर चलते हैं। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से बाहर निकल जाता है प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो इंडियन जो इंडस्ट्री है ना, उनको ज़रूरत है कि आप लोग थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ के अंदर थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। ठीक है, और कैसे कर सकते हैं हम लोग? ये ऐसे ही कर सकते हैं, जो भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं या पब्लिक इंस्टीट्यूशन हमारे कंट्री के अंदर, उनको मजबूत किया जा सके। उनको मजबूत करो, उनको टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में लेकर आओ। उसके बाद आप प्राइवेट सेक्टर के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर सकते हो। देन प्राइवेट सेक्टर मिलकर जो है पब्लिक सेक्टर के साथ यहाँ पर काम कर सकता है।
और पिछले अगर हम 30 सालों के अंदर देखें, जो हमारे यहाँ पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है इंडिया के अंदर, उनको एक तरीके से शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए जाना जाता है कि मतलब कम समय के लिए बेनिफिट होती हैं, कम समय के लिए बेनिफिशियल, उसके बाद लंबे समय में यहाँ पर बेकार हैं। तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के अंदर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए क्रिएट करनी पड़ेंगी। एक स्ट्रेंथन पब्लिक सेक्टर क्रिएट कर सकता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्राइवेट बिजनेस के लिए, ये यहाँ पर ऑथर का कहना यह है। ठीक है, तो इंडिया को फोकस करना पड़ेगा अपने टेक्नोलॉजी सेक्टर पर, ये यहाँ पर मेन मकसद है, क्योंकि आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी के मामले में हम लोग काफ़ी पीछे रह जा रहे हैं, काफ़ी हद तक चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्री से, तो वो हमें थोड़ा सा कम करना होगा। कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये भी एडिटोरियल क्लियर हो चुका है। तो सारे एडिटोरियल कवर हो चुके हैं, एक लौता एडिटोरियल ये बचा है एज और मैरिज को लेकर। तो यार इस वाले आर्टिकल को मैं परसों एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसको एक बार ज़रूर देख लेना। मेरे पास कल टाइम मिलता है तो डेफिनेटली इसको हम लोग देखेंगे। अभी वीडियो 1 घंटे से ऊपर का हो चुका है ऑलरेडी, तो अभी इसको डिस्कस करेंगे तो 1 घंटे 10-12 मिनट का हो जाएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो मतलब इस आर्टिकल को मैं पढ़ा दूंगा, वैसे तो मैंने पढ़ा रखा है, आपको नोट्स भी शेयर कर रखे हैं मैंने आपके साथ, ये आप देख पाओगे। फिलहाल इसको मैं कल कवर करवा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कल कवर करवा दूंगा। और जितने भी आपके स्किप रह जाते हैं, आर्टिकल स्किप होते हैं, वो कहीं ना कहीं कवर करवा दिए जाते हैं, तो उसके लिए आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं होना है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, जो भी आपके आर्टिकल छूटे वो आपको कवर करवाना। इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।